नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैंने जो पिछला वीडियो आपको अभी दिया है उसमें मैंने एक पैरानॉर्मल जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ था 40 to 45 इयर्स बैक, उसमें मैंने बताया था आपको कि उसमें लाल किताब का एलिमेंट भी इन्वॉल्व था, जिसमें उस साधु या औघड़ ने कुछ ऐसी चीज़ों का जिक्र किया था जो मैंने और कहीं नहीं सुना था। तो याददाश्त के आधार पे मैंने वो चीज़ें नोट की हुई थी और उस पे मैं काम भी कर रहा था। अब चूंकि वो चीज़ें ऐसी हैं कि वो किसी के बगैर जानकारी में मेरे द्वारा ली गई, तो उसको मैं सार्वजनिक करूँगा तो ये एक तरह से अपराध होगा, जैसा उनने हमको बताया था। क्योंकि कई दर्शकों ने मुझसे अपील की है कि उसके बारे में मैं पूरा नोट्स दे दूं या पूरी जानकारी दे दूं। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा, ये अच्छा नहीं होगा कई तरीके से। तो लेकिन फिर जैसा कि मैंने आपसे वायदा भी किया हुआ है कि मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, तो उसी वायदे के दायरे में रहते हुए मैं इन चीज़ों पर इशारा ज़रूर करूंगा आपको कि मुझे क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली हैं, उसका इशारा मैं करूँगा। क्लियरली नहीं बताऊँगा, उसका इंटरप्रिटेशन आपको खुद निकालना पड़ेगा। इसमें थोड़ा तो ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस होगा लेकिन मेजर पार्ट नहीं होगा। तो ये जो इस लाल किताब को सीरियसली पढ़ रहे हैं या जो जानना चाहते हैं उनके बहुत काम का होगा, उनको नई दिशा मिलेगी और इससे वो खुद डेवलप कर लें। ये मैं इस वीडियो में भी और आने वाले वीडियो में भी धीरे धीरे ये टिप्स बताता रहूँगा। तो मैं अब इसको वीडियो को शुरू करता हूँ और ये जो उदाहरण कुंडली है मैं इसी पे ही बोलता रहूँगा, क्योंकि अलग अलग कुंडली बताऊँगा तो वो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो पहली जो चीज़ मुझे वहाँ समझ में आई थी, दृष्टि के ऊपर, ग्रहों की दृष्टि के ऊपर। उसमें ग्रहों की दृष्टि के ऊपर बात करते हुए उन्होंने एक ज़ोरदार ठहाका लगाया था हंसी का। मैंने कहा ये क्या बात है कि ग्रहों की दृष्टि, जैसे ये एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा आपको, जैसे मैंने बताया है आपको, थोड़ा थोड़ा टिप दूंगा, आप उसको प्रोसेस करेंगे। तो उन्होंने बोला सातवें घर में हर ग्रह की दृष्टि जाती है, बाकी कई ग्रहों की ऐसी है जैसे गुरु की, शनि की, मंगल की, इसके अलावा भी दृष्टि जाती है। सातवें की ही बात करते हैं, सीधी दृष्टि की। तो उन्होंने कहा ये ज़रूरी थोड़ी है कि जो सातवीं दृष्टि जा रही वहाँ तक पहुँच ही जाए। मतलब कि अगर आप ये मान के चले, अब ये मैं समझा रहा हूँ आपको उसी के इंटरप्रिटेशन में, कि पहले घर में मान लीजिए गुरु बैठा है, तो बट नेचुरल उसकी सातवीं दृष्टि सातवें घर में जाएगी। और अगर सातवें घर में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बना हुआ है जो विवाह के लिए बुरा हो रहा हो या डिवोर्स के लिए, डिवोर्स के उसमें चला जा रहा हो, तो गुरु की सातवीं दृष्टि बचा ले जाती है इस चीज़ को। ऐसा कई ग्रंथों में भी जिक्र है कि गुरु की अगर अच्छी दृष्टि पड़ जाए तो खराब काम भी ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ इसलिए मैंने लिया कि गुरु ये, हालांकि इस लगन कुंडली में नहीं है जो मैंने लगाई है, ये मैं अलग से आपको बता रहा हूँ कि गुरु की दृष्टि सातवीं तो जा रही है, लेकिन ये दृष्टि सातवीं गुरु के सातवें खाने में पहुँच भी पा रही कि नहीं पहुँच पा रही। सबसे बड़ी बात ये है जो वो उस थ्योरी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। वो कैसे कि एक जवान आदमी है जिसकी आंखें पूरी तरह से अच्छी हैं, 6/6 की आईसाइट है उसकी, तो वो दूर अपने जहाँ तक उसकी दृष्टि जा रही है वो बिल्कुल क्लियरली देखता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है या आँखों का कोई प्रॉब्लम होता है तो दृष्टि की समस्या आती है और उसको कम दिखता है। तो यहाँ पे हम उस व्यक्ति की जगह ग्रह को लेते हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल में हमने गुरु को लिया है। तो गुरु अगर जवान है, उसकी दृष्टि सही है, तो वो देख लेगा सातवें घर की स्थिति को, सातवें घर में बैठे ग्रह को, सातवें घर में बैठे परिस्थिति को। जब वो पूरी तरह से देख लेगा तो उसको रेक्टिफाई भी कर सकता है।
लेकिन अगर उसकी दृष्टि धुंधली है या बहुत धुंधली है तो वो क्या होगा, या तो बहुत ही उस तरह से दिखेगी, ब्लर चीज़ें दिखेंगी, या दिखेगी ही नहीं। तो ऑन पेपर थ्योरेटिकली गुरु की सातवीं दृष्टि है, लेकिन प्रैक्टिकली वो दृष्टि नहीं है, क्योंकि गुरु की नज़र तो उधर है लेकिन गुरु देख नहीं पा रहा प्रॉपरली। तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट जो मुझे मालूम पड़ा है कि कई दफ़ा होता क्या है कि आप देखते हैं कि साहब इस तरह की डिवोर्स की नौबत आ गई है और बिल्कुल फाइनल स्टेज में है, तो आपने देखा गुरु बचा रहा हो उसको, चाहे वो सातवीं दृष्टि से बचा रहा हो और कहीं जहाँ से दृष्टि डाल रहा हो बचा ले जाएगा। लेकिन कुछ दफ़ा तो बच जाता है, लेकिन कई मरतबा बचता नहीं है, हो जाता है, डिवोर्स भी हो जाता है। ये डिवोर्स का तो मैंने एक पॉइंट लिया है, और कई चीज़ें और घटनाएं घट जाती हैं गुरु की दृष्टि होने के बावजूद भी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है कि दृष्टि तो है, लेकिन दृष्टि में वो रोशनी नहीं है जिससे वो सामने वाला रोशन हो जाए, ग्रह वो दिख जाए अपने को। तो जब दिखेगा ही नहीं तो गुरु क्या कर लेगा उसको? वो तो ऐसे ही हुआ कि किसी मतलब अंधे चौकीदार को बिठा दिया, वो लेटे लेटे आवाज़ देता रहे कि सब तैयार रहो, जागते रहो। जैसे मैंने कोई फिल्म में भी देखा था कि उसमें वो आवाज़ देता रहता है ऑल इज़ वेल करके, जबकि वो खुद ही अंधा होता है। तो ये अंधे वाली स्थिति बन जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है कि आप गुरु जो बैठा है उसकी दृष्टि भी जा रही है, और कहा जाता है कि दृष्टि से वो भला भी कर देगा, लेकिन भला तो होता ही नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि का असेसमेंट तो करना पड़ेगा आपको। अगर दृष्टि में वो ताकत ही नहीं है जो उसको देखे, तो वो क्या कर लेगा देख के? तो ये एक पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट जो वहाँ पे वो चल रही थी चीज़, बीच बीच में हंसी भी हो रही थी काफ़ी, कि अगर उसकी दृष्टि नहीं पहुँच पा रही तो ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं अपनी दृष्टि की ताकत को बढ़ाने के लिए? जो हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, वो क्या करते हैं? वो करते हैं या तो चश्मा लगाते हैं डॉक्टर से पूछ के प्रॉपर उसका, या ऑपरेशन होता है। मेजर केस में ऑपरेशन होता है, माइनर केस में चश्मा लगता है। अब यहाँ पे साहब आप कहेंगे कि ये डॉक्टर और चश्मा और ये ऑपरेशन, ये लाल किताब के डिस्कशन में कहाँ से घुस आए? ये घुस नहीं आया, मैं इसको आपको समझाने की ही कोशिश कर रहा हूँ यही, कि अब अगर गुरु की दृष्टि नहीं पहुँच पा रही है, ये जैसे आपको पता लग जाएगा, वो अगले किसी वीडियो में बताऊँगा, अगले धीरे धीरे बताऊँगा मैं आपको कि आप कैसे पता लगाएंगे कि उसकी दृष्टि वहाँ पहुँच पा रही कि नहीं पहुँच पा रही। तो अगर आपको पता लगे कि उसकी दृष्टि पहुंच पा रही है लेकिन धुंधली है, क्लैरिटी नहीं है, तो क्या करेंगे आप? चश्मा लगाएंगे उसको। चश्मा मतलब एक उपाय का तरीका, लाल किताब का उपाय का तरीका, हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलेंगे चश्मा लगाओ। और उपाय कौन सा? जो मतलब माइनर उपाय या मिडिल टाइप का उपाय होता है, मध्यम टाइप का उपाय। एकदम तेज उपाय जो है वो ऑपरेशन की कैटेगरी में आता है, और वो तभी करना चाहिए जब ये उपाय काम ना करें। तो अगर आप मतलब मैं एक एक केस को बता रहा हूँ आपको, अगर आप ये देख रहे हैं किसी की कुंडली में सप्तम भाव में आई खराबी की वजह से सेपरेशन या डिवोर्स के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन गुरु पहले घर में बैठे हैं, तो आप बेफिक्र होकर ये मत बोलिए कि सब ठीक हो जाएगा और नहीं होगा। आप उसके गुरु के आँखों का पावर पहले देखिए कि वो पावर कितना अच्छा है या कितना बुरा है। अगर 6/6 का पावर है तो बिल्कुल बेफिक्र होकर बोल दीजिए वो ठीक है। तो जैसे जैसे पावर घटता जाएगा वैसे वैसे उसकी एक्यूरेसी भी घटती जाती है। तो ये एक चीज़ मैंने वहाँ से ही सुनी थी कि खूब देखते रहो, जैसे उनकी भाषा थी, खूब देखते रहो और देख के भी अंधे बनते रहो। तो हमें ये
पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जो दृष्टि एक एक 7 4 और ये इस घरों पे जा रही है, या 3 10 या 4 8 जा रही हैं अलग अलग ग्रहों की, वो कितना दमदार है। मैंने ये असेस किया है कि ये थ्योरी को अगर हम एक साथ सीधी दृष्टि पे अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा सही रहता है बजाय अलग अलग के, क्योंकि वो आमने सामने की दृष्टि है और वो हमारे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्क्रीन देखने की, वो भी इसमें अप्लाई हो जाती है। तो ये देखना बेहद ज़रूरी है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम देख तो रहे हैं लेकिन नहीं भी देख रहे हैं। तो ये बड़े बड़े जो प्रेडिक्शन होते हैं या बहुत ही नाजुक टाइप के जो आपको डिसीजन देने पड़ते हैं, उसमें ये ज़रूरी है कि जो सज्जन वहाँ विराजमान हैं उनकी नज़र कहाँ तक है। आँख खोल के बैठे हुए तो ज़रूर हैं, लेकिन आँखों में दिख क्या रहा है ये भी तो देखना ज़रूरी है। हम लोग उसको देखते नहीं हैं, हम बस जैसे ही हमने देखा कि ये सामने बैठे उसकी नज़र पड़ रही है और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं कि जिसमें ये दृष्टि पड़ने के बावजूद भी काम बिगड़ा है। ये तो सिर्फ गुरु की बात है, और शुभ ग्रहों की भी दृष्टि अकाउंट में ली जाती है, जिसमें कहा जाता है कि ऐसा होता है, लेकिन कई मर्तबा ऐसा नहीं होता। तो इसके पीछे ये वजह है। ये मैंने पहला सीक्रेट रिवील किया आपको। अब आप इसको प्रोसेस कर लीजिएगा कि ये जो ग्रह है किसी भी घर में बैठा हुआ, उसकी जो 7वीं दृष्टि डाल रहा कहीं भी, उस ग्रह की आंखें किस हैसियत की हैं, कितना पावर है उनमें। अगर पावर जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे उस ग्रह का पावर भी पर्टिकुलर घर के ऊपर डालने का असर जिसको कहते हैं वो भी कम होता जाएगा। तो इसके लिए हमें जो ग्रह है उसका असेसमेंट करना पड़ता है, और ज़्यादा कुछ नहीं, उसकी आँखों का असेसमेंट करना पड़ेगा आपको। बाकी जो उसकी ताकत है उसका असेसमेंट करने के लिए तो बहुत से तरीके हैं। उसकी नज़र का असेसमेंट करना पड़ेगा। तो हमें ये देखना पड़ता है कि नज़र तो हमारी चाँद और सूरज से ही आता है। चाँद बाएं आँख का और सूरज दाहिने आँख का। ये आपको सुनने में बहुत इजी लगा, लेकिन किसी भी ग्रह में अगर आपकी उसके आँखों की रोशनी का अध्ययन करना तो ये 2 ग्रहों को तो देखना ही पड़ेगा। तो एक ये हुआ, इसको मैं थोड़ा सा आपको और बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ आप ये मत कहिएगा कि आपको हम एज़ इट इज़ वो चीज़ें दे दें जो मेरे लिए खुद भी प्रोहिबिटेड हैं, क्योंकि इन चीज़ों को रिवील करने में नुकसान भी हो जाता है। तो मैं धीरे धीरे आपको हिंट देता रहूँगा, आप उसको प्रोसेस करिए और आप कमेंट बॉक्स पे देते रहिए, तो मुझे भी थोड़ी जानकारी हो जाएगी। हो सकता मुझे भी कुछ जानकारी ना हो इसके बारे में। मैं अभी तक अपने आप को इसमें विद्यार्थी ही समझता हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो कुछ आपसे मुझे सीखने को मिलेगा इस बहाने, इंटरेक्शन के बहाने। और एक चीज़ और मुझे जो पता लगी थी वो बताऊँ। सूरज के रथ के बारे में, ये सिर्फ मैं थ्योरी बताऊंगा थोड़ा सा आपको, कि सूरज के रथ में 7 घोड़े जुते होते हैं। ये अपने धार्मिक उसमें है कि सूरज के 7 घोड़े होते हैं। अब ये 7 घोड़े क्या हैं? ये 7 घोड़े कुछ नहीं है, ये 7 ग्रह हैं। 7 अलग अलग रंग के घोड़े होते हैं, ये 7 ग्रह हैं। ये अलग अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं और ये उसी सीक्वेंस पे रहते हैं जिस सीक्वेंस में इंद्रधनुष बनता है। मतलब विबग्योर आपने पढ़ा होगा जो साइंस के स्टूडेंट हैं, कि ये विबग्योर का पेटेंट होता है कि सबसे ऊपर वायलेट होता है और सबसे नीचे रेड होता है। तो वायलेट के ऊपर अल्ट्रा वायलेट होती जो दिखती नहीं है, और रेड के नीचे इंफ्रा रेड होती, वो भी नहीं दिखती लेकिन बहुत असरकारक होती हैं। तो 7 घोड़े तो आपको दिखते हैं 7 ग्रह के, और ये जो 2 हैं स्पेक्ट्रम जो नज़र नहीं आते, ये राहु केतु हैं। ये हर चीज़ बदल देते हैं। अब राहु केतु का और एक स्थान है सूरज के घोड़ों में। तो ये तो सामने से चले जा रहे हैं रथ पे, और दूसरा
रथ के पहिए, किसी रथ में 2, किसी में 4 पहिए होते हैं। अब सूरज बहुत बड़े देवता हैं, ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनके उसमें 4 तो हैं। अब हम इसको कैसे लाल किताब के एस्ट्रोलॉजी के अनुसार एडजस्ट करेंगे? 7 घोड़े 7 ग्रह हो गए, 7 रंग हो गए। 2 पहिए जो बड़े वाले होते हैं अपने रथ के, वो राहु केतु है, और 2 पहिए जो सामने की ओर छोटे लगे रहते हैं वो मसनूई राहु केतु है। अब देखिए कितना बड़ा सिद्धांत पूरा एस्ट्रोलॉजी का इसमें छिपा हुआ है। 7 घोड़े इस रथ को तभी खींच के ले पाएंगे जब ये पहिए सही होंगे या पहिए काम करते होंगे। पहिए अगर जाम होंगे तो घोड़े भी नहीं खींच पाएंगे बहुत दूर तक। तो इसका एसेंस क्या हुआ? 7 के 7 ग्रह अच्छे खासे अरबी घोड़े लगे हुए हैं, सब है, चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये पहिए जो राहु केतु के स्वरूप है ये जाम हो गए या डिफेक्टिव हो गए तो वो मुश्किल हो जाता है। मतलब ऐसे कुंडली में जहाँ पे राहु केतु की स्थिति ठीक नहीं हो, वो चाहे 7 के 7 ग्रह बहुत अच्छी कंडीशन में हो, नहीं चल पाता हो उसका रथ। इसी रथ के पहिए रुकने का वहाँ भारत में जिक्र है। आपने थोड़ा सा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में हर चीज़ को एक कहानी के रूप में छुपा के बताया गया है। कर्ण का जब वध किया था अर्जुन ने, कब किया था? जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। रथ का पहिया वही था, अचानक धंसा था राहु के उसका। अब हालांकि उसका चक्कर गोल है, लोग बोलेंगे बुध का है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये राहु के रिप्रेजेंट कर रहा है, एक राहु एक केतु, क्योंकि ये 7 जो घोड़े हैं उनको सपोर्ट करने वाले व्हील हैं, इसलिए ये राहु केतु हो गए। और मसनूई जो ग्रह हैं होते हैं राहु केतु के, वो अगले वाले छोटे पहिए। तो सबसे पहले हम जब कुंडली विश्लेषण करते हैं, ये मैं उन्हीं की ज़ुबानी बोल रहा हूँ आपको। मैं धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको बताता रहूँगा जैसे मेरी बुद्धि में आई है, कि अगर ये पहिए जाम हो गए तो ये तकदीर जाम हो गई, पहिए चल रहे हैं तो तकदीर भी चल रही है। तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है। अब जैसे ये जो उदाहरण कुंडली लगी है, इसमें आप देखिए शनि ही लगन में बैठा है ना, शनि नहीं सॉरी, केतु लगन में, और उसकी दृष्टि 7वें घर में जा रही है। हालांकि ये म्यूचुअल राहु केतु वाला हिसाब किताब है, लेकिन हम यहाँ एक अलग आइडेंटिटी के तौर पे लेंगे। 7 में जा रही है। अब हमें देखना है कि वो दृष्टि कहाँ तक जा रही, 7वें तक पहुँच भी रही है कि बीच में ही रुक जाती है। यहाँ पे एक थोड़ा सा हिंट मैं देना चाहूँगा आपको। अगर वो पूरी तरह से दृष्टि उसकी पहुँच गई होती 7 पे केतु की, तो ये विवाह ठहर ही नहीं सकता था। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं ये दृष्टि पूरी नहीं गई है, धुंधली तस्वीर बनी है, और इसलिए वो इफेक्ट नहीं आ पाया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, मैं तो इसी तरह से अपना आपसे शेयर करता रहता हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस नज़रिए से भी देखें, मुझे भी बताएं, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। और लेकिन वही आपसे अनुरोध है कि आप मेरे पे प्रेशर मत डालिए कि मैं एकदम चीज़ पूरी तरह से रिवील कर दूँ। चोरी का माल चोर मार्केट में बेचने जाऊँगा, अब तो पकड़ा जाऊँगा कभी न कभी, और जो चीज़ मेरे पास है वो भी चली जाएगी, और आप लोगों को भी नहीं बता पाऊँगा फिर मैं कुछ। तो जैसा जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप उतना सुनिए, और उसको फॉलो करते हुए अपने थ्योरी निकालिए, एनालिसिस करिए, और मुझे भी सिखाइए। ऐसा नहीं है कि मेरे दाढ़ी और बाल सफ़ेद हो गए तो मैं महापंडित बन गया, ऐसा नहीं है।
बहुत से काली दाढ़ी और काले बाल वाले ऐसे लोग हैं कि जिनके पास भयंकर नॉलेज है, वो सामने नहीं आती, ये बात अलग है। तो ये चीज़ मैं कंटिन्यू करूँगा। इसकी शुरुआत मैंने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस वाले वीडियो से की है, तो थोड़ा सा ये लिंक इसके साथ लगा हुआ है। आप देख के बताइए ये आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसी हिसाब से मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।